हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। जल्दी से सब बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जो क्लास में आ चुके हैं सबका स्वागत है इस क्लास में। तो बच्चों 2 दिन सैटरडे संडे के बाद आज वापस हम लोग मिल रहे हैं मंडे को एंड आई एम श्योर आपने सैटरडे संडे का पूरा अच्छे से यूज किया है। और जो ग्रामर के 2 वीडियोस आप लोगों के लिए इशू किए थे, जो अपलोड किए गए थे, एक्टिव पैसिव हम कर चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कर चुके हैं। आई एम श्योर आप सबने वो वीडियोस देखे हैं। ओके बच्चों, उन वीडियोस में हमने सारे रूल डिस्कस किए हैं और हर तरह के सेंटेंस एग्जाम में जो आपके आते हैं ना, जनरली हर तरह के सेंटेंस हमने उसमें डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखा है, सारे रूल समझे हैं, एग्जांपल्स आपने समझे हैं, तो आप लोग बहुत आराम से अपने एग्जाम में एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो टॉपिक है आराम से आप लोग एग्जाम में कर लेंगे। ओके अभी भी अगर किसी ने नहीं देखा है तो बच्चों वो वीडियोस अवेलेबल हैं। आप लोग मिशन ज्ञान ऐप पे देख सकते हैं या फिर यूट्यूब का जो ई कक्षा चैनल है ना, आप लोग वहां पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आप लोग वीडियोस देखिए और अपने ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट कीजिए। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और रह रहा है, सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट। तो हमारा ये 2 चैप्टर्स हो जाए उसके बाद हम वो टॉपिक भी कर लेंगे या फिर उससे पहले भी हो सकता है वीडियो आपके पास आ जाए। ओके तो आप लोग वीडियोस देखिए और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ रूल आपको समझ में नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लाइव क्लास में नहीं, या तो आप उन वीडियोस के नीचे या फिर आज की क्लास होने के बाद आप इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं। लाइव क्लास में नहीं बच्चों, बिकॉज वो वाले कमेंट बाद में ना सेम नहीं होते हैं। तो आप लोग क्लास के बाद में कमेंट कर सकते हैं, या तो उन्हीं वीडियो में आप देख के वहीं कमेंट कर दीजिए या फिर क्लास के बाद इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं। एक क्वेरी थी एक स्टूडेंट की, वो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेती हूँ। एक सेंटेंस था, द फूड इज बीइंग रेडी। ओके ये उसने एक सेंटेंस लिखा था एंड द क्वेश्चन वाज कि ये सेंटेंस गलत क्यों है। तो बच्चों ये सेंटेंस इसलिए गलत है कि रेडी कोई वर्ब नहीं है, रेडी आपका एडजेक्टिव है। और हमें पता है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, तो रेडी तो कोई वर्ब ही नहीं है ना, रेडी तो कोई एक एडजेक्टिव है। सेंटेंस ऐसे हो सकता है, द फूड इज बीइंग, थर्ड फॉर्म हम कुक्ड लगा सकते हैं। ओके या फिर प्रिपेयर्ड हो सकता है या फिर सर्व्ड हो सकता है ऑप्शन में, बिकॉज मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म हम यूज करते हो। रेडी तो वर्ब ही नहीं है, मेन वर्ब, ये तो एडजेक्टिव है, तो ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं है। द फूड इज बीइंग रेडी। ओके सेंटेंस ऐसे हो सकता है, द फूड इज बीइंग कुक्ड, द फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, या फिर द फूड इज बीइंग सर्व्ड। राइट तो हमें स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, जब भी हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। ठीक है चलिए, तो बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था भोली और हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था हमारी लास्ट क्लास में। जहां तक हमने पढ़ा है उसके आगे से हम आज कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं एक गर्ल के बारे में जिसका नाम तो है सुलेखा, लेकिन हर कोई उसे भोली कहता है। और हमने पढ़ा कि उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो हकला के बोलती है, स्टैमर करती है, उसके जो फेस है उसमें स्मॉल पॉक्स की वजह से काले काले निशान पड़ चुके हैं। और बचपन में वो एक बार कॉट से गिर गई थी, तो इस वजह से उसका जो ब्रेन है वो भी पूरा विकसित नहीं हो पाता है, इसीलिए उसको सब भोली कहते हैं। और फाइनली एक दिन जब स्कूल खुलता है उनके गांव में, तो भोली को मौका मिलता है स्कूल जाने का, लेकिन इसलिए नहीं कि उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो पढ़ लिख कर थोड़ी शिक्षा प्राप्त कर ले, बल्कि इसलिए कि तहसीलदार ने कहा था भोली के फादर से कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। और उनको लगता है कि अगर हम बेटियों को भेजेंगे तो इनकी शादी कैसे होगी, और भोली की शादी होने के तो वैसे भी कोई चांस नहीं है। इसीलिए उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं और उसे स्कूल भेज देते हैं। लेकिन बच्चों ये डिसीजन भोली का पूरा जीवन बदल देने वाला है, उसकी पूरी लाइफ बदल देगा ये डिसीजन उसके पेरेंट्स का, कि उन्होंने भोली को स्कूल भेजा। ओके
फर्स्ट डे उसका कैसा होता है ये भी हमने पढ़ा था, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, लेकिन जो क्लास में टीचर है उसकी, वो टीचर उसे बहुत पसंद आती है, बिकॉज़ टीचर इतने प्यार से बात कर रही हैं, उनकी आवाज़ इतनी सूदिंग है कि भोली को ऐसा लगता है कि मुझसे आज तक इतने प्यार से कभी किसी ने बात नहीं की। यस, और इसी के साथ-साथ भोली को ये भी पता चल गया था कि स्कूल जो जगह है, वो घर से बेटर है। क्यों? बिकॉज़ उस दिन उसको साफ धुले हुए कपड़े मिले थे पहनने के लिए, उसके बालों को सुलझाया गया था, उनमें तेल लगाया गया था, जो कि जनरली उसके साथ नहीं होता है। तो इसीलिए उसे लग रहा था कि जहाँ वो जा रही है, जो स्कूल नाम की जगह है, वो डेफ़िनेटली घर से तो अच्छी है। राइट? तो इतना बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। जहाँ हमने चैप्टर छोड़ा था उसके आगे से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सब बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक्स के साथ रेडी रहेंगे, बहुत ध्यान से चैप्टर को समझना है। ठीक है? चलिए। तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि जब टीचर ने पहली बार भोली से नाम पूछा तो वो बोल नहीं पाई, वो स्टैमर करने लगती है, वो हकलाने लगती है और फिर उसको लगता है कि सब बच्चे उस पे हंस रहे हैं। ओके, लेकिन अब स्कूल की छुट्टी हो गई थी और सारे बच्चे जो थे क्लास में बैठी हुई, जो बाकी गर्ल्स थी वो जा चुकी है, भोली वहीं बैठी है। तो अब क्लास में सिर्फ टीचर और भोली ही बचे थे। तो टीचर ने भोली से कहा कि अब मुझे अपना नाम बताओ। ओके, तो देखते हैं भोली क्या कर रही है। भोली को लगता है कि अगर मैं हकलाऊंगी भी तो टीचर मुझ पे नहीं हंसेंगी, तो भोली वापस से कोशिश करती है और वो कहती है ब ब भो, शी बिगेन टू स्टैमर। तो बच्चों एक बार फिर से वो स्टैमर यानी हकलाने लगती है और वो सिर्फ इतना ही बोल पाती है भ भ भो भो। वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर। लेकिन जब वो इतना बोली तो उसकी जो टीचर थी वो उसे एनकरेज यानी प्रोत्साहित करती हैं और कहती हैं यस, बहुत अच्छे, ऐसे ही बोलो। कम ऑन नाउ द फुल नेम। और फिर टीचर कहती है भोली से कि अब तुम मुझे अपना पूरा नाम बताओ, तुम बहुत अच्छी से कोशिश कर रही हो, तुम बहुत अच्छे से बोल रही हो और अब तुम मुझे अपना पूरा नाम बोल के बताओ। वो भोली। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. तो बच्चों भोली एक बार फिर से कोशिश करती है और वो पहले तो अटकती है, ब भो कहती है, लेकिन फाइनली वो अपना पूरा नाम बोल देती है भोली। और फिर उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट यानी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। इतना ज़्यादा वो रिलीव्ड महसूस करती है, इतना ज़्यादा वो आराम महसूस करती है जब उसने अपना नाम बोला, क्योंकि उसके लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के समान था। वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड। तो बच्चों जब भोली ने अपना पूरा नाम बता दिया, चाहे वो अटकी, चाहे वो हकलाई, लेकिन फाइनली उसने अपना पूरा नाम बता दिया, तो जो टीचर थी वापस वो कहती है वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छे। और फिर वो टीचर भोली को पैट करती है। पैट का मतलब होता है बच्चों, जब हम किसी को हाथ से शाबाशी देते हैं ना, बहुत प्यार से किसी को टच करते हैं, चाहे शोल्डर्स पे, चाहे सिर पे। ओके, तो ऐसे ही टीचर ने भोली को शाबाशी देते हुए कहा, और कैसे, अफेक्शनेटली यानी स्नेह पूर्वक। ओके, तो टीचर जो है वो भोली को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं और भोली को शाबाशी देती हैं और कहती हैं Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else। तो बच्चों टीचर को समझ आ गया था कि भोली के हकलाने का कारण क्या है। ओके, तो टीचर ने भोली से कहा कि तुम्हारे मन में जो फियर है, जो डर है, उसे तुम बाहर निकाल दो, तब तुम भी एवरीवन एल्स, बाकी सबकी तरह बोलने के लायक हो जाओगी। तो टीचर ने कहा कि तुम हकलाती इसलिए हो बिकॉज तुम्हारे मन में डर है, तो अगर तुम अपना डर बाहर निकाल दोगी तो तुम भी बाकी सब लोगों की तरह बोल लोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। तो बच्चों जब भोली ने अपने टीचर की बातें सुनी तो वो अब ऊपर देखती है। अब तक हमने पढ़ा था ना, वो सिर नीचे किए बैठी हुई थी बिकॉज उसे शर्म आ रही थी बहुत ज्यादा, लेकिन अब वो ऊपर देखती है टीचर की तरफ और जैसे कि वो ये पूछना चाह रही हो, रियली, सच में मैं बाकी सबकी तरह बोल पाऊंगी। यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। टीचर ने कहा हाँ, बहुत आसान है तुम्हारे मन से डर को निकालना और तुम बिना हकलाए बोलो, ये बहुत आसान है। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें एवरी डे, प्रतिदिन स्कूल आना है। तो बच्चों यहाँ
टीचर भोली को सिखाती हैं, समझाती हैं कि शिक्षा का कितना ज्यादा महत्व है। वो भोली से कह रही हैं कि तुम्हें बस एक काम करना है, तुम रोज स्कूल आओ। स्कूल आके ही जब तुम शिक्षा प्राप्त करोगी तो तुम्हारे मन से वो डर निकलता जाएगा, और जब डर निकल जाएगा तो तुम भी बाकी सबकी तरह बोल लोगी। विल यू कम? नेक्स्ट वो भोली से पूछती हैं, क्या तुम आओगी, क्या तुम रोज स्कूल आओगी? भोली नोडेड। भोली कुछ बोलती नहीं है, वो सिर्फ नोड यानी सिर हिला के हाँ कह देती है। नोड होता है बच्चों सिर हिला के ऐसे हाँ में आंसर देना, तो भोली सिर हिला के हाँ में आंसर देती है कि हाँ मैं रोज स्कूल आऊंगी। नो से इट अलाउड। तो बच्चों जब भोली बोलती नहीं हो, सिर्फ सिर हिला देती है, तो उसकी टीचर कहती है नहीं, सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा। अलाउड, जोर से बोल के बताओ तुम्हारा क्या आंसर है, क्या तुम रोज स्कूल आओगी? यस। तो बच्चों टीचर एक्चुअल में क्या कर रही है, वो भोली को बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। हमने पढ़ा था ना चैप्टर में कि भोली बिकॉज हकलाती थी, तो बाकी सब बच्चे भोली का मजाक बनाते थे, भोली के ऊपर हंसते थे, तो भोली ने बोलना ही कम कर दिया था। यस, लेकिन अब टीचर भोली को बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। वो कह रही है सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा, बोल के बताओ क्या तुम रोज स्कूल आओगी? भोली ट्राई करती है, थोड़ा सा अटकती है, लेकिन फाइनली वो यस बोल देती है। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। और जब भोली ने यस बोल लिया, जब उसने हाँ बोला, उसके बाद भोली खुद एस्टोनिश्ड आश्चर्यचकित थी कि वो उसने बिना अटके वो आराम से यस बोल पाई। ये देख के भोली को खुद को आश्चर्य हो रहा था। तो बच्चों भोली के साथ प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती थी, डर जाती थी। उसे लगता था मैं बोलूंगी तो मैं अटकूंगी और लोग मुझ पे हंसेंगे, इसलिए उसने बोलना ही कम कर दिया था। ओके, और टीचर ये बात समझ चुकी है, इसीलिए भोली को बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। बिकॉज टीचर का मानना है भोली जितना बोलेगी, बार बार वो बोलेगी, तो प्रैक्टिस होती जाएगी और फिर वो बिना अटक के बोल लेगी। और यस, यहाँ पे भोली ने इतना आराम से यस बोल लिया, और इसीलिए भोली को खुद को भी आश्चर्य हो रहा था। ठीक है, Didn't I tell you? Now take this book। तो टीचर ने कहा, देखा मैंने कहा था ना कि तुम आराम से बोल लोगे बाकी सबकी तरह। और नेक्स्ट वो भोली को एक किताब देती हैं और कहती हैं, नाउ टेक दिस बुक, अब ये किताब लो। The book was full of nice pictures and the pictures were in color। तो बच्चों जो किताब टीचर ने दी भोली को, वो बच्चों की प्राइमरी स्कूल की बुक थी। और आप सबको पता है कि जो बच्चों की बुक्स होती हैं वो कितनी कलरफुल होती है, और उसमें पिक्चर्स ही पिक्चर्स होती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये भी बच्चों की एक बुक है। ओके, अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, कितने सारी पिक्चर्स हैं। तो ऐसी ही किताब जो है वो टीचर ने भोली को दी, जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स थी। और सारी पिक्चर्स कैसी थी? इन कलर, यानी कि फुल ऑफ कलर, रंग बिरंगी तस्वीरें उस किताब में बनी हुई थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। तो बच्चों उस बुक में बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स बने हुए थे, वो बहुत ही कलरफुल पिक्चर्स थी। तो उसमें डॉग भी था, कैट भी थी, गोट यानी बकरी भी थी, हॉर्स था, पैरट था, टाइगर था, और साथ ही साथ एक गाय भी थी, बिल्कुल भोली की गाय लक्ष्मी की तरह। तो एक कलरफुल पिक्चर्स वाली जो बुक थी, ये टीचर ने भोली को दी। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। तो बच्चों पिक्चर्स भी थी, और हर एक पिक्चर के साथ साथ क्या था? एक वर्ड, एक शब्द भी लिखा हुआ था। कैसे? बड़े बड़े काले अक्षरों में। तो बच्चों तस्वीर थी, और तस्वीर के सामने वो तस्वीर किसकी है, वो शब्द लिखा हुआ था बिग ब्लैक लेटर्स में। तो ऐसी बुक टीचर ने भोली को दी। In 1 month you will be able to read this book। बुक देने के बाद टीचर कह रही हैं कि अगर तुम रोज स्कूल आओगी, अगर तुम रोज प्रैक्टिस करोगी, तो 1 महीने में ही तुम इस किताब को पढ़ने लायक हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक। और जब तुम ये किताब पढ़ लोगी, तब मैं तुम्हें इससे भी बड़ी किताब दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन। और जब तुम वो बड़ी किताब भी पढ़ लोगी, तब उससे भी बड़ी मैं तुम्हें एक और किताब पढ़ने को दूंगी। तो बच्चों टीचर ने कहा कि तुम जैसे जैसे सीखते जाओगे, तुम जैसे जैसे तुम्हें पढ़ना आता जाएगा, तुम्हारे लिए मैं और बड़ी बड़ी किताबें लाती रहूंगी। In time you will be more learned than anyone else in the village। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि और फिर कुछ समय बाद ही
तुम इस गांव में जितने भी लोग हैं उन सबसे ज्यादा लर्नेड हो जाओगी, उन सबसे ज्यादा विद्वान यानी कि पढ़ी लिखी हो जाओगी। तो टीचर का कहना है कि अगर तुम ऐसे ही डेली स्कूल आओगी, मन लगाकर पढ़ाई करोगी, तो मैं तुम्हें इतनी सारी बुक्स दूंगी पढ़ने के लिए, जिनको पढ़ने के बाद इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा लर्नेड, सबसे ज्यादा शिक्षित तुम ही होगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। और अगर तुमने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली, अगर तुम शिक्षित हो जाओगी, तो कोई भी कभी भी तुम पे लाफ यानी नहीं हंसेगा। ओके, तो टीचर यहाँ पे समझा रही है कि शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है। टीचर का कहना है कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई कर ली, अगर तुम शिक्षित हो जाओगी, तो कोई तुम्हारे हकलाने पे भी नहीं हंसेगा, कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा, कोई भी तुम्हारी नकल नहीं उतारेगा। पीपल विल लिसन टू यू, बल्कि लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे, तुम जो बोलोगे लोग उसे सुनेंगे विथ रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। और फिर जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा, तुम शिक्षा प्राप्त कर लोगी, तो तुम भी बिना हकलाए बोल पाओगी। स्लाइटेस्ट यानी हल्का सा भी, तो तुम हल्का सा भी नहीं अटकोगी, कहीं भी नहीं अटकोगी, और तुम भी बाकी सबकी तरह आराम से बोल पाओगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वो भोली से पूछती है, आया समझ में? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। नेक्स्ट वो कह रही है कि अब तुम घर जाओ और कल सुबह समय से आ जाना, कल सुबह जल्दी स्कूल आ जाना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house had blossomed into big red flowers। तो बच्चों, भोली के स्कूल की छुट्टी हो गई है, भोली अब घर जा रही थी, लेकिन उसको स्कूल में इतना मजा आता है, उसे स्कूल में इतना अच्छा लगता है, और भोली इस समय इतनी खुश थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि जो गांव में मंदिर है, मंदिर में जो बेल्स यानी घंटियां लगी हुई हैं, सारी घंटियां एक साथ रिंगिंग यानी बज रही हैं। और जो पेड़ हैं, कहाँ पे? स्कूल के सामने, और जो भोली का घर है, घर के सामने जो पेड़ है, उन सभी पेड़ों पर बड़े बड़े लाल रंग के जो फूल हैं वो ब्लूजम यानी खिल गए हैं। इट मीन्स भोली इतनी ज्यादा खुश थी बिकॉज टीचर ने भोली से इतने प्यार से बात करी और भोली को शिक्षा का महत्व समझाया। भोली से ये कहा कि एक दिन वो भी बिना हकलाए बोल पाएगी। तो इस बात से भोली इतना खुश हो जाती है कि उसको लग रहा था हर तरफ घंटियां बज रही हैं, और जो पेड़ है वो हर एक पेड़ इतना सुंदर लग रहा है, फूलों से भर गया है। Her heart was throbbing with a new hope and a new life। तो पहली बार भोली को जीवन में होप यानी उम्मीद नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि उसका जीवन बदल सकता है, उसके जीवन में भी कुछ नया हो सकता है, और इसी उम्मीद से उसका दिल जोरों से थ्रोप यानी धड़क रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश थी, उसके मन में एक उम्मीद जागी थी कि अगर वो पढ़ लिख जाएगी तो वो भी बाकी सबकी तरह बोल पाएगी, कोई उसके ऊपर नहीं हंसेगा, कोई उसका मजाक नहीं बनाएगा। तो इस बात से भोली बहुत खुश थी और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था इस नई उम्मीद की वजह से। Thus the years passed। तो बच्चों, इस तरह भोली ने स्कूल जाना शुरू कर दिया और भोली पूरे मन लगाकर पढ़ाई करती है, और इसी तरह बहुत सारे वर्ष पास यानी गुजर जाते हैं, बीत जाते हैं। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन। तो बच्चों, अब गांव में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे पहले वो जो गांव था, अब इतने सालों बाद अब वो छोटा सा टाउन यानी कि कस्बा बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। और क्या क्या चेंजेस हुए थे? गांव में जो एक छोटा सा प्राथमिक विद्यालय खोला गया था, अब वो भी और आगे बढ़ा दिया गया था, और अब वो हाई स्कूल बन गया था। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर अ टिन शेड। गांव में अब एक सिनेमा भी खोला गया था, एक थिएटर भी खोला गया था जहाँ पिक्चर देखते हैं। और कैसे खोला गया था? अंडर अ टिन शेड, एक टिन शेड के नीचे। जैसे आप पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर एक पक्की छत नहीं है, टिन लगा रखा है, तो ऐसे ही टिन शेड के नीचे सिनेमा खोल दिया गया था। एंड ए कॉटन गिनिंग मिल। और गांव में एक फैक्ट्री भी लगा दी गई थी, एक मिल भी लगा दी गई थी। कौन सी? कॉटन गिनिंग यानी कि जहाँ पे कपास
की बुनाई होती है, जैसे आप पिक्चर में आप देख सकते हो, जैसे जहाँ पे कपास को अलग किया जाता है, इस तरह से कॉटन गिनिंग मिल, तो गाँव में अब एक फैक्ट्री भी लग गई थी। तो इतने सालों बाद गाँव में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, गाँव में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, विकास हो रहा था। द मेन ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। एक और चेंज होता है, जो मेल ट्रेन वहां से गुजरा करती थी, अब वो गांव के स्टेशन पे रुकने लगी थी। तो पहले ट्रेन रुका नहीं करती थी, लेकिन अब वो ट्रेन गांव के स्टेशन पर रुकने भी लग गई थी। One night after dinner, रामलाल said to his wife, तो बच्चों गांव अब काफी विकसित हो चुका था और बहुत साल गुजर चुके थे। अब क्या होता है, एक रात को जब सबने खाना खा लिया था, तो उसके बाद रामलाल अपनी पत्नी से कहते हैं, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। वो अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या हम बिशंबर का प्रपोजल यानी प्रस्ताव एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लें। वो अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं कि क्या हम बिशंबर का प्रपोजल स्वीकार कर लें। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड। पत्नी का कहना है कि हाँ, निश्चित रूप से हमें प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। तो बच्चों बिशंबर एक्चुअल में कौन है? बिशंबर एक व्यक्ति है जिसने भोली से शादी करने का प्रस्ताव भेजा है। तो भोली के लिए एक रिश्ता आया है बिशंबर नाम के व्यक्ति का। उसी बात को लेकर भोली के पेरेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो रामलाल पूछ रहे हैं अपनी पत्नी की राय कि क्या हम ये प्रस्ताव स्वीकार कर ले। पत्नी का कहना है कि हाँ, सोचने की बात ही नहीं है, स्वीकार कर लो। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हमारी भोली लकी है, सौभाग्यशाली है कि उसको इतना अच्छा ब्राइड ग्रूम मिला है। ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा, एंड वेल टू डू यानी जो अच्छे से सेटल्ड है, अच्छे घर का, अच्छे परिवार का, हम कह सकते हैं अमीर। ओके, अमीर घर का। तो उसकी माँ का कहना है कि भोली लकी है कि उसको इतने अमीर घर का दूल्हा मिल रहा है। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ऑन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। अब क्यों उसकी माँ का कहना है कि वो अमीर घर से है? क्योंकि बिशंबर की एक बड़ी सी दुकान है और उसका अपना खुद का घर है, और साथ साथ उसकी माँ का कहना है कि मैंने ये भी सुना है कि उसके बैंक में बहुत सारे पैसे हैं। तो इसीलिए उनका कहना है कि हमारी भोली तो सौभाग्यशाली है कि इतना अच्छा रिश्ता उसके लिए आया है, इतने अच्छे बड़े घर में वो जाएगी। Moreover, he is not asking for any dowry। और साथ साथ एक और बात है जो उसकी माँ का मानना है, वो कह रही है moreover, इसके अलावा एक और बात है कि जो व्यक्ति है बिशंबर, ये कोई भी डावरी नहीं मांग रहा। डावरी कहते हैं दहेज। तो उसकी माँ का कहना है कि बिशंबर बिना दहेज के शादी करने को तैयार है, वो दहेज भी नहीं मांग रहा। तो हम क्यों सोच रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट रिश्ता है भोली के लिए और हमें हाँ कर देनी चाहिए। That's right, but he's not so young, you know। लेकिन भोली के जो फादर है रामलाल, वो इतने आसानी से मान नहीं रहे हैं, बिकॉज उनके क्या कंसर्न है, वो कह रहे हैं कि हाँ, तुमने जो जो बातें बताई वो बिल्कुल सही है, वो अमीर परिवार से है और वो दहेज भी नहीं मांग रहा, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है उसके साथ। तो रामलाल जो फादर है भोली के, वो कह रहे हैं कि वो उम्र में काफी बड़ा है, वो यंग नहीं है, जवान नहीं है, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं रामलाल कि वो लगभग मेरी उम्र का है। तो बच्चों आप लोग देखिए, भोली से उसकी उम्र कितनी ज्यादा होगी। अगर भोली के पिता का ये कहना है कि वो लगभग मेरी उम्र का है, तो भोली के लिए वो सच में बहुत बड़ा है। एंड ही ऑल्सो लिम्स। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, ये जो व्यक्ति है बिशंबर, ये लिम्स यानी कि लंगड़ा कर चलता है, इसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से ये लंगड़ाता है। मोर ओवर, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम है। द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। तो बच्चों बिशंबर की ये पहली शादी नहीं है, ऑलरेडी बिशंबर की एक बार शादी हो चुकी है, और जिसकी जो पहली पत्नी थी उसके साथ इसके बच्चे भी हैं, और वो बच्चे काफी ग्रोन अप यानी बड़े बड़े हैं। तो रामलाल ने सारे पॉइंट्स गिनाए, उन्होंने कहा कि वो पहली चीज इतना यंग नहीं है, वो लगभग मेरी उम्र का है। सेकंड उन्होंने कहा कि वो लंगड़ा के चलता है, एंड थर्ड उसके जो पहली शादी से बच्चे हैं वो भी काफी बड़े हैं। सो व्हाट डज इट मैटर। लेकिन ये सारी बातें भोली की माँ के लिए कोई मायने नहीं रखती। वो कह रही हैं कि इन बातों से क्या फर्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड,
45 और 50 इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। उनका कहना है कि उसकी उम्र चाहे 45 हो या फिर 50 साल हो, एक व्यक्ति के लिए ये कोई बड़ी उम्र नहीं होती है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स। और साथ ही इनकी पत्नी का कहना है कि ये भी हमारा भाग्य है कि वो दूसरे गांव से है। तो बिशंबर जो है ये दूसरे गांव का व्यक्ति है। तो भोली की माँ का कहना है कि बिकॉज वो दूसरे गांव से है इसीलिए उसे भोली के पोक मार्क्स के बारे में नहीं पता है। इट मीन्स जो ये रिश्ता आया है इन्हें भोली के बारे में नहीं पता कि उसके चेहरे पे काले निशान है। भोली के पेरेंट्स ने अभी तक ये बात नहीं बताई है उन्हें। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और ना ही उसे ये पता है कि भोली में बुद्धि की कमी है और उसे सब भोली भोली कह के पुकारते हैं, ये बात उसे नहीं पता है। और भोली की माँ का मानना है कि अच्छा है वो दूसरे गांव से है इसीलिए उसे भोली के बारे में ये बातें नहीं पता। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। नेक्स्ट उनका कहना है कि अगर हमने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, अगर हमने ये रिश्ता स्वीकार नहीं किया तो भोली अपने पूरे जीवन अनमैरिड अविवाहित ही रहेगी। ओके तो बच्चों भोली की माँ के अनुसार ये परफेक्ट रिश्ता है भोली के लिए, जिसे सोचना भी नहीं पड़ेगा एक बार और हाँ कह देनी चाहिए। और उनका कहना है कि अगर हमने इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कही तो भोली के लिए कोई और रिश्ता नहीं आने वाला और भोली पूरे जीवन अविवाहित ही रह जाएगी। यस बट आई वंडर वॉट भोली विल से। रामलाल का कहना है कि हाँ तुम्हारी बात सही है लेकिन मैं सोच रहा हूँ भोली इस बारे में क्या कहेगी, भोली का क्या कहना है, उसकी क्या राय है, इसके बारे में मैं अब सोच रहा हूँ। वॉट विल दैट विटलेस वन से, शी इज लाइक अ डम्ब काउ। तो बच्चों भोली की माँ यहाँ पे देखो ये क्या कह रही है, वो कह रही है कि वो विटलेस क्या कहेगी, विटलेस यानी मूर्ख जिसमें बुद्धि ही नहीं है। तो भोली के पिता कह रहे हैं कि भोली क्या कहेगी, उसकी क्या राय होगी। तो उसकी माँ का कहना है कि वो तो मूर्ख है, वो क्या कहेगी, उसकी क्या राय। शी इज लाइक अ डम्ब काउ, वो तो एक गाय की तरह है, एक ऐसी गाय जो कि बोल नहीं सकती, जो कि गूंगी है। यानी इसकी माँ का कहना है कि भोली से क्या पूछना, वो क्या निर्णय ले पाएगी, निर्णय हमें लेना है और हम जो निर्णय लेंगे वही भोली को करना है बिकॉज उसमें तो बुद्धि है नहीं, वो तो निर्णय ले नहीं सकती और वो तो एक डम्ब काउ की तरह है। तो हमें निर्णय लेना है और जो हम निर्णय लेंगे वही भोली को मानना होगा। ठीक है, मे बी यू आर राइट मटर रामलाल। तो बच्चों भोली के पिता स्टार्टिंग में तैयार नहीं थे लेकिन फाइनली वो अपनी वाइफ की बातों से सहमत हो जाते हैं और मटर धीरे से कहते हैं कि हाँ शायद तुम सही हो, शायद तुम्हारी बात सही है कि हमें रिश्ता स्वीकार कर लेना चाहिए और भोली के लिए इससे अच्छा रिश्ता शायद नहीं मिल पाएगा तो यही रिश्ता हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। In the other corner of the courtyard, भोली lay awake on her cot। तो बच्चों जब भोली के माता पिता ही आपस में बात कर रहे थे उस समय भोली घर में ही थी और वो सुन रही थी। तो राइटर कह रहे हैं कि इस समय कोर्टयार्ड यानी जो वो जहाँ पे बैठे हुए थे, जो चौक था घर का जहाँ पे बैठ के लोग बातें कर रहे थे, तो उसके दूसरे कोने में वो जो भोली थी वो भी अवेक यानी जागी हुई थी अपने कॉट, अपने पलंग पे, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन। और वहां पे लेटी लेटी भोली अपने माता पिता की कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत को सुन रही थी। तो उसके माता पिता बातचीत कैसे कर रहे थे, विस्पर्ड यानी धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, लेकिन फिर भी भोली ने अपने माता पिता की सारी बातें सुनी। भोली को सुनाई देता है कि उसकी माँ का क्या कहना है कि वो तो एक डम्ब काऊ है, वो तो विटलेस है, मूर्ख है, राइट। तो ये सारी बातें बच्चों भोली जगी हुई है और सारी बातें वो सुन रही है। ठीक है, बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। तो बच्चों फाइनली रिश्ते के लिए हाँ कह दी जाती है, भोली के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये जो व्यक्ति है बिशंबरनाथ ये ग्रोसर था, ग्रोसर यानी जो किराने का सामान बेचता है, जैसे किराने की दुकान होती है, तो इसकी एक बहुत अच्छी सी किराने की दुकान थी। ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग। तब शादी का दिन फिक्स हो जाता है और जो व्यक्ति है बिशंबरनाथ ये शादी करने
के लिए आता है और ये एक बड़ी सी पार्टी, बड़ी सी बारात लेकर आता है जिसमें इसके सारे दोस्त थे, सारे संबंधी थे। ओके, तो शादी के दिन शादी करने के लिए ये बहुत सारे लोगों की बड़ी सी बारात लेकर आता है। अब ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। तो बच्चों सबने बारात देखी है, शादियों में कैसी बारात होती है। प्रोसेशन का मतलब है यहाँ पे बारात, जुलूस होता है वैसे, लेकिन हमें पता है शादी का जुलूस यानी कि बारात। तो जो बारात निकल रही थी उसके आगे एक ब्रास बैंड था जो कि क्या ट्यून बजा रहा था, ट्यून यानी धुन। तो कोई भारतीय मूवी पे बेस्ड कोई धुन थी, वो धुन बजा रहा था वो बैंड। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, वैसे सबने देखा है बैंड। तो जो बैंड था वो एक कोई इंडियन मूवी की ट्यून जो था वो बजा रहा था और वो सबसे आगे चल रहा था उस बारात में। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। और जो ब्राइडग्रूम है दूल्हा विशंबरनाथ, वो एक सुसज्जित घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। डेकोरेटेड यानी जिसको सजाया गया था, वो ऐसे घोड़े के ऊपर विशंबरनाथ बैठा हुआ था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। तो बच्चों जो बारात थी वो इतनी धूमधाम से आई थी, इतनी वैभव से भरी हुई थी कि जो रामलाल है भोली के पिता, वो ओवरजॉयड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं ये देखकर कि कितना अमीर दूल्हा है, कितनी बड़ी बारात है, कितनी धूमधाम से बारात आ रही है। तो ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश थे। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding। और रामलाल ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जो चौथी बेटी है, कौन, भोली, उसकी कभी इतनी ग्रैंड वेडिंग हो पाएगी, इतनी भव्य शादी हो पाएगी उसकी, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि इनको चिंता थी कि भोली के चेहरे पे निशान है, उसमें बुद्धि की कमी है, उसकी शादी कैसे होगी। लेकिन अब जब भोली की शादी हो रही है और वो भी इतनी धूमधाम से, इतनी भव्यता के साथ, तो रामलाल बहुत ज्यादा खुश हैं। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। तो बच्चों भोली की शादी है तो उसकी जो बड़ी बहनें हैं वो भी आई हैं। ओके, हमने पढ़ा था ना 3 बड़ी बहनें थी भोली की। तो भोली की जो बड़ी बहनें हैं जो इस ओकेजन यानी कि समारोह में भाग लेने के लिए आई थी, शादी में शामिल होने के लिए आई थी, वो भोली के भाग्य को देखकर एनवियस यानी ईर्ष्यालु हो रही थी। उन्हें ईर्ष्या हो रही थी भोली से कि इसकी बारात इतनी धूमधाम से क्यों आई है, इसका दूल्हा इतना अमीर क्यों है। तो उन्हें भोली के भाग्य से ईर्ष्या हो रही थी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." तो बच्चों फाइनली बारात भी आ जाती है और जब ऑस्पिशियस मोमेंट आता है, ऑस्पिशियस कहते हैं शुभ मोमेंट यानी क्षण या पल, तो जब वो शुभ क्षण आता है तो जो प्रिस्ट यानी पुजारी हैं वो कहते हैं ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाया जाए। ब्राइड होता है बच्चों दुल्हन एंड ब्राइड ग्रूम होता है दूल्हा। तो पुजारी ने कहा कि दुल्हन को लाया जाए, समय हो चुका है, शुभ समय आ गया है। भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire। तो जब पुजारी जी ने, पंडित जी ने बुलाया दुल्हन को तो उस समय भोली वहां आती है। कैसे, उसने क्या पहना हुआ था, उसने रेड कलर की सिल्क की बनी हुई ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई थी, यानी कि जो ड्रेस दुल्हन पहनती हैं ऐसी ड्रेस उसने पहनी हुई थी। क्लैड यानी लिपटा हुआ, तो ऐसी ड्रेस में वो लिपटी हुई थी और उसको उस पवित्र आग के पास में लाया जाता है। सबको पता है ना शादी में वो फेरे होते हैं तो वो आग जलती है बीच में, तो वो जो मंडप था, जो पवित्र आग जहाँ जल रही थी, वहां भोली को लाया जाता है। Garland the bride, one of his friends prompted विशंबरनाथ। अब विशंबरनाथ ऑलरेडी वहां पहले से बैठा हुआ था, तो उसके आसपास जो उसके फ्रेंड्स हैं वो उसे प्रॉम्प्टेड कर रहे हैं। प्रॉम्प्टेड का मतलब प्रोत्साहित करना, तो वो विशंबरनाथ को प्रोत्साहित करते हुए कह रहे हैं गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। गार्लैंड होती है माला, तो उसके फ्रेंड्स बोल रहे हैं दुल्हन आ गई है, अब दुल्हन को माला पहनाओ। The bridegroom lifted the garland of yellow marigold। तो बच्चों जो bridegroom है, दूल्हा कौन है, विशंबरनाथ, तो फाइनली वो एक गार्लैंड यानी माला उठा लेता है जो कि येलो कलर के मैरीगोल्ड से बनी हुई थी। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, सबको पता है जो वरमाला होती है, मैरीगोल्ड फ्लावर होते हैं गेंदे का, तो उस फूल की माला को वो उठा लेता है। A woman slipped back the silken veil from the bride's face। लेकिन इसी समय क्या होता है, एक महिला
जो वहां पर थी वो दुल्हन के चेहरे पे जो वेल था उसे पीछे खिसका देती है। वेल कहते हैं बच्चों घूंघट, यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हो। तो जो भोली जब वहां पे आती है तो उसने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था, ओके। लेकिन इसी समय एक महिला उसके चेहरे पे जो घूंघट था उसे स्लिप बैक यानी पीछे खिसका देती है। तो अब भोली का चेहरा सबको दिखाई देता है। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, तो जैसे ही चेहरे पे से घूंघट हटा बिशंबर भी जल्दी से भोली के चेहरे को देखता है। ग्लांस यानी एक झलक देखना, तो बिशंबर भी जल्दी से एक झलक भोली को देखता है। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, और जैसे ही बिशंबर ने भोली के चेहरे को देखा उसके हाथ में जो माला थी वो वहीं पर पॉइज्ड यानी स्थिर होके रह जाती है। बिकॉज ऐसा क्यों बच्चों, बिशंबर को अभी तक नहीं पता है ना कि भोली के चेहरे पे काले निशान है, ओके। उसको अभी तक नहीं बताया गया। लेकिन जैसे ही घूंघट हटता है, जैसे उसने भोली के चेहरे को देखा उसके हाथ वहीं रुक जाते हैं, वो हाथ जिसमें उसने माला पकड़ रखी थी। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और इस समय जो ब्राइड है यानी कि भोली वो वापस से अपना जो घूंघट है उससे अपने चेहरे को ढक लेती है। तो बीच में किसी महिला ने इसका घूंघट पीछे किया तो बिशंबर ने इसके चेहरे को देख लिया, लेकिन भोली वापस से अपने चेहरे को ढक लेती है, घूंघट आगे कर लेती है। ठीक है। Have you seen her? Said बिशंबर to the friend next to him. तो जैसे बिशंबर ने देखा कि उसके चेहरे पे निशान है, बिशंबर अपने एक दोस्त से कहता है, तुमने देखा इसका चेहरा? She has spoke marks on her face. वो कहता है कि इसके चेहरे पे तो निशान है, काले काले निशान है। So what? You are not young either. तो फ्रेंड का कहना है, हाँ तो क्या हो गया, इसके चेहरे पे निशान है तो तुम भी तो अब कोई जवान नहीं हो जो तुम इतनी कम उम्र की लड़की से शादी कर रही हो। तो फ्रेंड बिल्कुल सही बात कह रहा है कि अगर इसके चेहरे पे निशान है तो तुम भी तो देखो, तुम्हारी उम्र देखो, तुम इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी कर रहे हो। Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. तो बच्चों यहाँ पे बिशंबरनाथ का कहना है कि हाँ हो सकता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं इस लड़की से तभी शादी करूंगा जब इसके फादर मुझे 5,000 रुपए दे देंगे। तो बच्चों यहाँ पे बिशंबरनाथ एक शर्त रख देता है, वो कहता है कि मैं भोली से शादी तभी करूंगा जब भोली के पिता मुझे 5,000 रुपए देंगे। ओके तो इस तरह से वो एक शर्त अब यहाँ पे रख देता है भोली का चेहरा देखने के बाद, जबकि वो खुद लंगड़ा के चलता है, वो खुद उम्र में इतना बड़ा है, लेकिन अब उसे मौका मिल गया है और उसने 5,000 रुपए की मांग यहाँ पे रखी है। ऑलराइट, चलिए बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम चैप्टर जहाँ हमने आज एंड कर रहे हैं आगे से हम कंटिन्यू करेंगे, और कल हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, रीडिंग, और इसके क्वेश्चंस भी हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके तो कल हमारा ये चैप्टर डन हो जाएगा कंप्लीट। सी यू ऑल इन टुमारो सेशन। थैंक यू।